नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे पोस्टर पर रार बढ़ी तकरार। 2024 के चुनाव की पटकथा क्या है, केंद्रीय मुद्दा क्या है और अगर हम अतीत में जाकर देखें तो अनुभव यही बताता है कि भारतीय राजनीति का सबसे प्रिय विषय धर्म का है। धर्म से जुड़ा हुआ कोई मसला अगर चुनावी मुद्दा बन जाए तो इधर भी आनंद है, उधर भी। फिर क्या कहना है, आनंद ही आनंद है। एक दौर था हमारे देश में कि लोगों का कहना था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोग कहते थे कि हम इस गुलामी की इस बेड़ी को तोड़ कर दिखाएंगे और दोनों तरफ से ताकत रहती थी, या फिर यूं कह लें जनरेटर एक ही है और लाइट दोनों घरों में जलती थी। अब धर्म को लेकर राजनीति के मुद्दे की तासीर कहना गलत नहीं होगा, या ये कहें कि धर्म ही चुनाव मुद्दे की तासीर है। बात कानपुर की, जहां न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी आए तो उत्साहित कांग्रेसियों ने एक ऐसा पोस्टर लगाया जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। पोस्टर में राहुल गांधी को कृष्ण और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन के रूप में दर्शाए गए हैं। हाँ, देखिए, राहुल गांधी जी ने कानपुर में अपनी एक होल्डिंग लगवाई जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चेहरा लगाया है राहुल गांधी जी ने अपने ऊपर, और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अपने ऊपर अर्जुन का चेहरा लगाया है। ये किस प्रकार से बार बार ये लोग सनातन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये इनके ब्लड में आ गया है। जिस प्रकार से इनके इंडी गठबंधन के स्टालिन बार बार मुगलों की तरह, आक्रांताओं की तरह कि सनातन को समाप्त कर दो, सनातन को कुचल डालो, लेकिन संभव नहीं है। सनातन संस्कृति की रक्षा और सनातन संस्कृति जो हमारी परंपरा भी है, धर्म है, उसको ये लोग कोई नहीं खत्म कर सकते। लेकिन इस प्रकार की होल्डिंग का प्रदर्शन करके कानपुर और पूरे हमारे हिंदू समाज और पूरे सनातनी समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये कभी शर्ट के ऊपर से जनेऊ दिखाते हैं, कभी सर पर टोपी पहन करके हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने का असफल प्रयास करते हैं। और अब बात करेंगे साथ आ रहे यूपी के लड़के। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। दोनों पार्टियों में गठबंधन के फॉर्मूले पर लगभग सहमति हो गई है। सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, जल्दी सारी चीजें साफ हो जाएंगी, बाकी चीजें तो पुरानी हो गई, अंत भला तो सब भला। आपको बता दें कि अभी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बताया गया कि सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ रहेगा। सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ तय। जो वादे उनके साथ किए गए उसके प्रति वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो प्रदेश के और अन्य दलों के सभी लोग एकजुट होकर इस चुनावी चुनौती में एक साथ आएंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे। सर, मैं विशाल सिंह हूँ इंडिया टीवी से। दोनों दल के नेता बैठे हैं, लास्ट सवाल ले लीजिए, क्योंकि कल मुलाकात हुई थी, छोटे दल के नेताओं से भी आप लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल जी, कल राजा भैया से मुलाकात हुई है, कुछ बताना चाहेंगे? उनको गठबंधन में आप लोग शामिल कराएंगे, कुछ सीट देंगे उनको? जवाब हो जाना दीजिए। बैठ जाओ जी। समाज 63 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और 17 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ेगा। और
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। सर, क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए भी अभी कोई स्पेस बचा है? अविनाश जी एक सवाल। मैं सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का और अब बात करेंगे देवार वर्सेस देवार। पंजाब हरियाणा का चंबू बॉर्डर पिछले 9 दिनों से किसान जमा है। दिल्ली कूच के लिए यहां जमा हुए किसानों को पुलिस और सुरक्षा बलों ने बैरिकेड्स और कंक्रीट की दीवारों के जरिए रोक रखा है। किसानों का यह जत्था जब भी यहां से हरियाणा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पुलिस और सुरक्षा बल के जवान उन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ देते हैं। इसके बाद बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे किसान वापस पीछे हट जाते हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाली 2 पुलियां हैं जिस पर हरियाणा पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात हैं। इससे आगे जब पंजाब की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर किसान आंदोलनकारी हैं। हरियाणा पुलिस और किसान प्रदर्शनकारियों के बीच नो मैंस लैंड है, यानी कि हरियाणा पुलिस और किसान प्रोटेस्टर के बीच एक गैप है। किसानों ने अपनी तरफ से रस्सियों के सहारे एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। गाड़ी में रख के आते हैं। गाड़ी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, यहाँ कुछ जानकारी दिल्ली कूच करने के लिए जहां एक और किसान आमादा है तो वही दूसरी तरफ आरएएफ के जवान और पुलिस भी लगातार तैनात है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज शंभू बॉर्डर पर जो है किसान और पुलिस के बीच में खींचातान देखी गई, लगातार के गोले छोड़े गए। इसके अलावा मैं बता दूं कि किसानों ने पूरी कोशिश की थी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर लें और ताकि वो दिल्ली में दाखिल हो जाए, लेकिन ऐसा करने में वो असंभव रहा। लेकिन झड़प जो बात वो अभी भी जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल 22 फरवरी को 500 से ज्यादा संगठनों ने अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का जो है आह्वान किया कि तो सरकार जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए या फिर किसानों का पूरा संगठन है या बात करें जितनी भी उनकी संस्था है वो सब मिलकर कहीं ना कहीं दिल्ली के सभी बॉर्डर को जाम करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, अगर हम बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति है, क्या किसान अपनी जिद छोड़ेंगे? जी देखिए, मैं बता दूं कि किसान अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी मांगे मनवाने के लिए है। उनका कहना है कि सरकार को जो एमएसपी है वो 22 फसलों पर देनी होगी, गारंटी उसकी चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जबकि सरकार की तरफ से मंत्री अर्जुन मुंडा साफ तौर पर कह चुके हैं कि बातचीत से किसी भी रास्ता निकलता है तो सिर्फ बातचीत के जरिए निकलता है। टेबल पर बैठकर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान बातचीत करनी चाहिए और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे बातचीत का जो मसला है या रास्ता है वो बंद हो जाए। कहीं सरकार चाहती है कि इस मसले को जो है किसी भी तरीके से शांत किया जाए, लेकिन किसान जो है अपनी जिद पर या किसी तौर पर एमएसपी को लागू करवाने की जो उनकी मांग है उसको मनवाने पर अड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बात करेंगे योगी का ऐलान, होंगे बड़े काम। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, इसके बाद बात करेंगे इसी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे योगी का ऐलान, होंगे बड़े काम। दक्षिण भारतीय आचार्यों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य धाम स्थित महाराज राजेश्वरी मंदिर के गोपुरम द्वार का शुभारंभ किया। इसके बाद महाराजा राजराजेश्वरी का सूक्ष्म अभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री ने वैदिक यंत्रों की धुन के साथ मंदिर की परिक्रमा की और यज्ञ मंडप का दर्शन किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही मंच पर महाराज राजेश्वरी मंदिर श्री स्कंदाश्रम ग्यावर के श्री 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 षणमुखानंद पुरी जी महाराज मौजूद रहे।
अलग अलग अंग जिस स्थल पर गिरे थे, जिह्वा का भाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, क्या कुछ जानकारी से हम योगी ने तीर्थ के विकास का वादा किया? नैमिषारण्य धाम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर में आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कई बातें कही है। उनका कहना है कि जो मुख्य काम है वो आश्रम को भगवान को आयोजित की राजेश्वरी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे और वहां पर उद्घाटन में पहुंचकर उन्होंने काफी जो वहाँ पर संत थे वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कहा है कि जो लोगों ने पहले मंदिरों को तोड़कर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो उसके बाद फिर अहिल्या ने उनको बनवाया, जिसको लेकर ये धर्म के बिना जीवन शून्य बताया गया है। तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की भूमि की धर्म भूमि को बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर बन रहा है और इसके अलावा अन्य मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं धर्म के बिना जीवन शून्य बताया गया है। बिल्कुल अबरार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि नैमिषारण्य धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने लोगों से तीर्थ के विकास का वादा किया। महाराज राजेश्वरी मंदिर में पहुंचे थे। और अब बात करेंगे संपत्ति की लड़ाई सड़क पर आई। ताजा मामला ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां घंटाघर चौक पर एक बुजुर्ग दादा दादी अपने पोते के खातिर रामगढ़ अनशन पर बैठे हैं। बुजुर्ग दंपति मध्य प्रदेश के निवासी है जो मनोहर चतुर्वेदी के नाम से जाने जाते हैं। ललितपुर में रह रही बेटी के खिलाफ अनशन पर बैठकर अपने पोते को पाना चाहते हैं। बुजुर्ग दंपति ने अपनी ही बेटी पर अपने ही पोते को बंधक बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो हमारी संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से पोते को पढ़ने लिखने के लिए अपने घर ले गई थी। 3 साल होने के बाद भी पोते को बंधक बनाकर अपने पास रखे हुए हैं, ना मिलने देती है, ना ही हमारे घर बेचती। शासन प्रशासन में कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? मैं बता दूं कि ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां एक बुजुर्ग दंपति अपने पोते की पाने की चाहत में अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जन सुनवाई में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उनका ये कहना है कि उनकी की लड़की जो यहाँ एक भाजपा नेत्री है, जिसके द्वारा पोते को पढ़ाने लिखाने के लिए लाया गया था, लेकिन उसको कोरोना के समय लाया गया था, लेकिन अब संपत्ति हड़पने की मंशा से उसने अभी तक उस पोते को वापस नहीं भेजा है और उनके लोगों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इस कारण उन्होंने एक प्लाट की भी मांग की थी लड़की ने, उन्होंने वो भी दे दिया, उसके बावजूद भी पोते को वापस नहीं किया गया। अब इसी के खातिर वो अपने पोते को पाने को आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक हमें पोता नहीं मिलता हम यहाँ बैठेंगे। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से कोई मदद की जा रही है? अभी तक प्रशासन का कोई भी ऐसा बयान या कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें उन्होंने कोई कार्रवाई की बात की है, लेकिन बुजुर्ग दंपति अभी भी वहां बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संपत्ति की लड़ाई सड़क पर आई। आपको बता दें कि बुजुर्ग दादा दादी अपने पोते के लिए इंतजार कर रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं। कोरोना के टाइम में हमारे नाती को अपने घर रखे थे, तो इस बार उसको भर्ती करा, कोरोना की वजह से हम घर पर रखे थे। उसके बाद में हमारी बेटी पहुंची, रानी हमारी लड़की है, वो हमारे घर में पहुंची तो कहने लगी कि पापा हम इसको पढ़ाएंगे, पालन पोषण, आपका बुढ़ापे में परेशान हो रहा है, हम आता जाता बना रहेगा, हम वही ललितपुर पढ़ाएंगे। हमने ठीक है भैया, लड़की है कर ले जाओ। वो ले गई, हम आते जाते रहे, कर लगे तो वो इस स्कूल में भर्ती करवा दिया। वो जाता है ऐसा करता, फिर एक मरतबा आए 5-7 महीने बाद कहने लगी वो वृंदावन में भैया चाचा के पास में पंडिताई सिखा रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। हम भरोसे में रहे। फिर एक मरतबा आए तो कहने लगे तुमको पोता चाहिए तो मम्मी के नाम जो चांदमारी में प्लाट है वो हमको दे दो, हम पोता तुम्हें दे देंगे। हमने इनको कहने मना किया तो हमने कि ये दो, क्या करना, पोता मिल जाएगा, प्लाट का क्या करना है। उसके नाम हमने रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री करने के बाद हम देखे अब 2 पोता, नहीं पोता जब मिलेगा मुँह देख पाओगे
जब अच्छा अचल संपत्ति का हो तुम हमको रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। और हम तो बड़ी 2 मरतबा हम लोगों को चैनल बंद करके मारा कूटा। और बात करेंगे अधूरा विकास टूट रही आज से। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अधूरा विकास टूट रही हाथ। फतेहपुर जनपद का मुख्यालय यातायात से प्रभावित ना हो, इसको देखते हुए बांदा सागर रोड से नेशनल हाईवे नंबर 2 से जोड़ते हुए शासन ने एक बाईपास बनाया, जिसकी नींव 2012-13 में रखी गई। इसके बाद कंपनी काम कर रही थी, उसने 2018 में बाईपास को तैयार कर दिया, लेकिन आवागमन शुरू होने के बाद महज 1 माह के अंदर फिर से यातायात पूर्णतः रोक दिया गया है। उसके बाद से आज तक बाईपास का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी मैम, ये जो है जनपद फतेहपुर से जब बांदा से आते हैं तो शाह कस्बा पड़ता है। शाह कस्बे से नेशनल हाईवे के लिए ये बाईपास बनाया गया था। सन 2012 और 13 में इसका नींव रखी गई थी इसकी, और इस पे कार्य शुरू हुआ था। और 2017-18 में ये बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद इसमें यातायात शुरू किया गया था। तो 1-2 महीने के लिए यातायात शुरू हुआ है और उसके बाद फिर से यातायात रुक गया है। और ये 2012-13 से आज 2024 तक अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। इस संबंध में जब नेशनल हाईवे के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पे रेलवे का जो पुल पड़ता है उस पे कोई फॉल्ट है, जिसके कारण ये काम रुका पड़ा है। लेकिन ये सोचनीय विषय है कि एक पुल के कारण इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये बांदा से रायबरेली तक 133 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो लगभग 450 जो है करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये अभी तक इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक छोटी सी समस्या है, एक पुल, जिसके कारण यातायात पूरी रूप से 10 वर्षों से बाधित है। ये एक बड़ा विषय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। योजना में अधूरा रेलवे लगातार ये समस्या बन रहा है लोगों के लिए। और अब बात करेंगे सुरक्षा का सार्थक प्रयोग। रुद्रप्रयाग में जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग को सुरक्षित रखने को लेकर उद्यान विभाग ने एक सराहनीय पहल की है, जिसके तहत भूस्खलन वाले स्थान पर कारपेट ग्रास को लगाया गया है। इस ग्रास को लगाए जाने के बाद जिला कार्यालय सुरक्षित नजर आ रहा है। यही आने वाले दिनों में यहाँ फूलों को लगाए जाने सहित अन्य कार्य होने से क्षेत्र लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। डीएम कार्यालय के लिए जाने वाले मार्ग के निचले हिस्से में लंबे समय से बूंदोसाब होने का कारण कलेक्ट्रेट को खतरा पैदा हो गया था। इसके बाद ही कलेक्ट्रेट के अलग अलग स्थानों पर भी बूंदोसाब हो रहा था। ऐसे में डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार ने उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी को कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा को लेकर कारपेट ग्रास लगाने के निर्देश दिए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित डिबरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कलेक्टर परिसर है उसके नीचे की जो भूमि है बूंदोसाब का 2013 की आपदा के बाद से लगातार यहाँ पे बुरी लागत यह कार्यवाही कम लागत में ही यह काम पूरा कर दिया गया है। अभी कारपेट घास को बिछा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर फूलों की पौध लगाई जाएगी, जिसकी बाद यह आकर्षण का केंद्र बनेगा। कह सकते हैं कि जो कलेक्टर परिसर है वह कुछ समय बाद सांवरा और खूबसूरत भी नजर आएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।